तो लास्ट क्लास में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में सीखा था और हमने ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ सीखा था। ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ की मदद से बेसिकली हमने ये सीखा था कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बढ़ाने के लिए हम उस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर और भी वाटर डाल दो। तो जैसे जैसे आप पानी डालेंगे ना वैसे वैसे क्या होगा, वो और भी आयंस फर्निश कर रहा होगा, मतलब और भी उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, परसेंटेज डिसोसिएशन बढ़ेगा। बात क्लियर होगी, यही हमने सीखा था। तो आइए चलिए अब हम यहाँ पे एक डिटेल वर्जन में लिख लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें कि ये किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो इसमें से नंबर 1 तो आ जाएगा आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग आएगा सेम कंसंट्रेशन पर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें मैं ये बता देता हूँ आपको, जो कि पहले भी बता चुका हूँ, कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएटेड होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएटेड है तो इनकी अल्फा की वैल्यू हमेशा ही 1 रहेगी एट ऑल कंसंट्रेशन। किसी भी कंसंट्रेशन पर इनका अल्फा वैल्यू कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। बात समझ आ रही है? हाँ, लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। इट विल बी लेस देन 100%, लेस देन 100% डिसोसिएटेड होगा कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, किसी भी कंसंट्रेशन पर। दैट इज कि अल्फा की वैल्यू जो होगी वो 1 से 0 के बीच में होगी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो फैक्टर है वो डिसाइड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट पर, ठीक है ना। हमने यही देखा है फ्रॉम ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ। फ्रॉम ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ हमने क्या सीखा था, बताओ। ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ से क्या सीखा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी, है ना। दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वाज के सी अपॉन रूट सी, अंडर रूट के सी अपॉन रूट सी। दोबारा से ब्लर हो रहा है, अंडर रूट के सी अपॉन रूट सी, है ना, अंडर रूट के सी अपॉन रूट सी। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हमने यही देखा था, अंडर रूट के सी अपॉन रूट सी हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब अंडर रूट ऑफ कॉन्स्टेंट अपॉन रूट सी हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात तो यही है ना, बता दो है कि नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने यहाँ से क्या देखा, ठीक है ना, कि अगर आप अल्फा बढ़ाना चाहते हो तो कंसंट्रेशन कम से कम होना चाहिए। मतलब अगर आपको ये दे दे 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है ना, एक्वस सोल्यूशन लिया, मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर ही है, और एक दिया हुआ है 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, सही है ना। ये दोनों वीक एसिड का सोल्यूशन है अलग अलग। यहाँ पर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू अल्फा 1 है और यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू अल्फा 2 है, सो टेल में कहाँ पर अल्फा की वैल्यू ज़्यादा आएगी, टेल में कहाँ पर अल्फा की वैल्यू ज़्यादा आएगी। सेकेंड केस में बोलो हाँ या ना, बोलो, है ना। हाँ, तो बेसिकली हमने देखा है कि कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे मान लो ये सवाल आ जाए कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है और 0.01 मोलर एसिटिक एसिड है, कहाँ पर ये ज़्यादा डिसोसिएटेड होगा, कहाँ पर अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमने अभी अभी देखा है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन काफ़ी लो है, मतलब ये एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है कि नहीं। तो कहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होगी, बताइए। अल्फा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा 1 होगी। बोलिए, बात समझ आ रही है क्या, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया भाई दूसरी बात, ठीक है ना। हाँ, दूसरा फैक्टर। ओके, तीसरा फैक्टर और क्या हो सकता है बताइए। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड करेगा ना, है ना। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना क्या होगा कि कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ज़्यादा आयंस आने लगेंगे सोल्यूशन के अंदर। बोलो, ये बात समझ आ रही है क्या। एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, बोलो अमन, समझ आ रही है बात, है ना। और बाकी आ गए क्या दूसरे ग्रुप वाले, नीट वाले ग्रुप के। बुशरा, तुम्हारे ग्रुप के हैं सारे या सब सो रहे हैं। टेम्परेचर, ठीक है ना। सो एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, मैं समझ सकता हूँ 12-1 बजे रात को पढ़ना भाई सबके बस का नहीं है, ठीक है ना। और वो भी जब सीबीएसई बोर्ड्स की भी तैयारी का बर्डन इस बैच के ऊपर है जिसको पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, तो मुश्किल तो है थोड़ा सा, ठीक है ना। सो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, all kinds of forces of attraction, all kinds of forces of attraction becomes weak, so
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑल्सो इंक्रीजेस। इतनी बात समझ आ गई है सभी को, है कि नहीं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑल्सो इंक्रीजेस। हाँ जी, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बोलो ये भी बात तो सही है ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो और अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो, पोलर सॉल्वेंट का काम क्या होता है कि कैटायन और एनायन को अलग कर दें, उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा करके और उनको सॉल्वेट कर दें, है ना, सॉल्वेशन की स्टेबिलिटी दे दें। इस तरीके से क्या होगा कि कैटायन और एनायन कंप्लीटली सेपरेट आउट हो जाएगा और पहले से ज्यादा नंबर ऑफ आयंस आने लगेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट चेक कर रहे हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, तो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा पाया जाएगा। रीजन आपको बता ही दिया। रीजन कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए आपके पास AB है और AB को आपने क्या किया, AB सॉलिड सॉल्ट लिया, पानी में घोल दिया, है ना? तो पानी में घोल देने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, AB एक्वस में। AB एक्वस वर्ड का क्या मतलब आप समझते हैं? ये डिसोसिएट कर जाएगा किस में, A प्लस एक्वस में और B माइनस एक्वस में, है ना? ये जो हम A प्लस एक्वस लिख देते हैं इसको हम सॉल्वेटेड कैटायन बोलते हैं और इसको सॉल्वेटेड एनायन बोलते हैं। A प्लस एक्वस का मतलब समझना जरा तुम कि ये मान लो आपका A प्लस कैटायन है, ठीक है ना? एक्वस का मतलब होता है वाटर, तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है इनफैक्ट। अब उसके अंदर जो उसका नेगेटिव एंड है ना, बताइए वो नेगेटिव एंड किसके थ्रू होगा, ऑक्सीजन के थ्रू, और हाइड्रोजन पर तो पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने क्या करते हैं कि इस कैटायन को सेपरेट करते हैं ना। ऐसे मैं समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। ये मान लो आपके पास AB था, है ना? देखो कैसे इसने सेपरेट आउट करने में मदद करी है। ये आपके पास A प्लस है और ये आपके पास B माइनस है, ऐसे समझ लो। B माइनस थोड़ा बड़ा होगा, अनायन बड़े साइज के होते हैं, ठीक है ना? तो जितने भी पानी के नेगेटिव पोल्स होंगे वो किसको सराउंड कर लेंगे, जल्दी बताइए, किसको सराउंड कर लेंगे? कैटायन को। कैटायन को इन्होंने सराउंड कर लिया है आयन डाइपोल अट्रैक्शन से। कौन से अट्रैक्शन से? आयन डाइपोल अट्रैक्शन, है ना? ये कैटायन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वाटर, इसका नेगेटिव पोल के थ्रू यहाँ पर आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा। वही ये जो अनायनिक पार्ट है इसका, इसको कौन सराउंड कर लेगा बताना? इसको कौन सराउंड कर लेगा? वाटर का पॉजिटिव पोल, वाटर का पॉजिटिव पोल मतलब H प्लस पार्ट, है ना? तो मान लीजिए उसको मैं थोड़ी देर के लिए इस तरीके से दिखा देता हूँ कि जो आपके वाटर का पॉजिटिव एंड है ना, ठीक है, वो सब के सब अनायन के ऊपर अपना एक तरीके से अट्रैक्शन लगा रहे, ठीक है? मान लो यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर भी डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव। इस तरीके से क्या हो गया कि वाटर के पॉजिटिव पोल से ये पूरे के पूरे अनायन घिर चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि चूंकि सॉल्वेंट डाइपोल होता है, पोलर सॉल्वेंट एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, तो इसका पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड क्या करता है, कैटायन एनायन को घेर लेता है हर तरफ से और फिर ये दोनों इनको सेपरेट आउट करते हैं और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करते हैं। बोलो बात समझ आ गई क्या? ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे ये कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा। मतलब थोड़े समय के बाद आपको सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि आपके पास कैटायन होगा और इस कैटायन पर केवल और केवल कौन सा पार्ट होगा बताइए? केवल और केवल ऑक्सीजन वाले एंड की तरफ से, हाँ बिल्कुल सही, ऑक्सीजन के एंड की तरफ से ये बिल्कुल सराउंड हो चुका होगा कंप्लीटली। इसको सॉल्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। सॉल्वेशन वर्ड का मतलब होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने, ठीक है ना, आयन डाइपोल अट्रैक्शन के थ्रू एक आयन को सराउंड कर लिया है। समझ लो क्या? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया, इसको सॉल्वेशन बोलते हैं। और इससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती भी है, क्योंकि आयंस की। देखो कोई भी आयन चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल की स्टेबिलिटी तब बढ़ती है जब वो न्यूट्रल की तरफ जाता है। तो इस कैटायन का पॉजिटिव चार्ज कब न्यूट्रल की तरफ जाएगा? जब इसके आसपास नेगेटिव के ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स आ जाए, मतलब ये नेगेटिव पोल ज्यादा से ज्यादा आ जाए, तभी जाकर के तो इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इसको सॉल्वेशन स्टेबिलिटी बोलते हैं। और इस प्रोसेस में चूंकि एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है, तो इसमें कुछ हीट रिलीज होगी, उसको हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताना? सॉल्वेशन एनर्जी। बात समझ रहे हो ना? तो ये थोड़े से मॉलिक्यूलर लेवल पर बातें हो रही हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। इसी तरीके से जो आपका अनायनिक पार्ट है, अनायनिक पार्ट थोड़ा बड़ा होगा इससे, ठीक है, और इसको हर तरफ से कौन सराउंड कर चुका होगा? H प्लस वाला पार्ट, है ना? हाँ, हाइड्रोजन हर तरफ से इनको कवर कर लेंगे। ये थोड़े से कंसेप्ट अपने सही कर लो आप लोग। इस पोलर सॉल्वेंट का काम क्या होता है? मतलब पोलर सॉल्वेंट का काम ये है कि वो अपना पॉजिटिव या नेगेटिव पोल से पहले इन कैटायन एनायन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है
और बाद में सेपरेट आउट कर देने के बाद इनको सॉल्वेट कर देता है, मतलब घेर लेता है। अब जब इनको घेर लेगा तो वापस से इस कैटायन एनायन के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, है ना, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी मिल गई इसके नेगेटिव पोल से, इसको स्टेबिलिटी मिल गई इसके पॉजिटिव पोल से। अब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक बार ये डिसोसिएट हो गए तो दोबारा से इनके बनने के चांसेस कम हो गए, जुड़ने के चांसेस कम हो गए। सो अल्फा की वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना, डिसोसिएशन बढ़ गया हम कह सकते हैं। नंबर ऑफ आयंस जो अलग हो गए वो अलग ही रह गए हैं, डिसोसिएट हो गए, फर्निश हो गए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इन चीजों को थोड़ा समझ लो अच्छे से, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। अब मैंने क्या लिखा है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। तो अब ये तो बात आपको समझ आ गई कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट में ये चीज आपको देखने को मिलेगा, कोई भी पोलर सॉल्वेंट है तो, है कि नहीं, कोई भी पोलर सॉल्वेंट है तो। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोई डाइपोल नहीं होता है, कोई भी डाइपोल नहीं होता है, ठीक है। अब एक बात और है कि जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट लोगे उतना ज्यादा ये चार्ज सेपरेशन होगा, और जितना चार्ज सेपरेशन होगा उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। क्या ये बात समझ आ गई है? ठीक है ना, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो जितना ज्यादा पोलर होगा वो उतना ही ज्यादा इन कैटायन आयन को सेपरेट करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू भी ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगा और पोलर नेचर पे भी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक बार कॉपी कर लो। हमने ये सीखा जितना ज्यादा आपका पोलर सॉल्वेंट होगा उतना ही ज्यादा, तो ग्रेटर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, greater the dielectric constant value of a solvent, greater will be the ability to separate cation and anion। बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस सॉल्वेंट का जितना ज्यादा होता है हम ये कहते हैं कि वो चार्जेस को उतना ही न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब कैटायन आयन को उतना ही सेपरेट करते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सो ग्रेटर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है ना, ग्रेटर विल बी दी charge separation of ions and more will be degree of dissociation। ये बात समझ आ गई तो बताना, more will be degree of dissociation, ठीक है। हाँ, इस बात को मैं समझा देता हूँ। जैसे वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू आप जानते ही हो, कितनी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू? 81, ठीक है। हेवी वाटर जो D2O है इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू करीबन 79 है, ठीक है। अगर मान लो अपने पास बेंजीन है C6H6, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 2.5 होती है, और अगर मान लो अपने पास CCl4 है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है सभी को पता है, तो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 0 होती है। तो अगर मान लो ये अलग अलग सॉल्वेंट में सेम इलेक्ट्रोलाइट मैंने डाला और फिर पूछा कि बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहाँ होगा, फॉर एग्जाम्पल कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया कि आपने NH4Cl लिया है और इसको पानी में घोल दिया है, तो यहाँ जो DOD की वैल्यू है दैट इज α1, और वही अगर इसी NH4Cl को मैं हैवी वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ और अब पूछ रहा हूँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू α2 है, तो बताओ α1 और α2 में क्या रिलेशन है? सो ऑब्वियसली हम बोलेंगे α1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन α2। व्हाई? बिकॉज दिस इज मोर पोलर सॉल्वेंट, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बहुत हाई है। जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू रही होगी उतना ही चार्ज का सेपरेशन होगा, और जितना चार्ज का सेपरेशन होगा उतना ही अल्फा बढ़ेगा। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई है कि नहीं? हाँ, अगर वैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिख दूं कि एक एग्जांपल हमारे पास समझ लीजिए ये है, ठीक है ना, कि अपने पास सपोज एसिटिक एसिड है, ठीक है, इसको मैंने डिसॉल्व कर दिया है CCl4 के अंदर, ठीक है, और अपने पास एक एसिटिक एसिड है, इसको मैंने डिसॉल्व कर दिया है वाटर के अंदर। यहाँ पर DOD की वैल्यू α1 है और यहाँ पर DOD की वैल्यू α2 है, तो बताना है कि क्या रिलेशन है DODs में। तो α2 इज ग्रेटर देन α1, क्योंकि ऊपर का एक नॉन पोलर सॉल्वेंट और नीचे का एक पोलर सॉल्वेंट है। क्या इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई। अभी तक हमारा डिस्कशन ये हुआ है कि भाई साहब किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमने देखा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। अगर वीक है तो अल्फा कम है, स्ट्रॉन्ग है तो अल्फा ज़्यादा है, और स्ट्रॉन्ग का कुछ ना बोले तो 100% डिसोसिएशन मानते हैं, और ये मानते हैं कि अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम है, दैट इज 1 है, ठीक है। दूसरा हमने ये सीखा कि इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर कंसंट्रेशन कम रखेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हाई आएगी। ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है ना, कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद किस पर डिपेंड करेगा भाई? किस पर डिपेंड करेगा इसके बाद? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर और टेम्परेचर पर,
है ना, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर कैटायन एंड आयन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। कैटायन एंड आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो पहले से ज्यादा आयंस आएंगे अब सॉल्यूशन के अंदर, और जब पहले से ज्यादा आयंस आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं ना कि अब वहां पर डिसोसिएशन ज्यादा हुआ है। सो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हमने ये देखा कि ऐसा सॉल्वेंट जो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सॉल्वेंट रहा होगा उसकी उतनी कैपेबिलिटी है कि वो कैटायन एंड आयन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करे, और जब कैटायन एंड आयन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तभी वहां पर बहुत ज्यादा आयंस मिलने लगेंगे सॉल्यूशन के अंदर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। बात समझ आ गई? कुछ मैंने सॉल्वेंट लिखे हैं जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बताई आपको, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद एक और फैक्टर है, ठीक है ना। अभी तक 4 फैक्टर हुए, 5वां फैक्टर बच्चे ये हो सकता है। 5वां फैक्टर है एक कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, बात को समझेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है ना। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, और एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे ऑड आयन इफेक्ट, ठीक है ना। कॉमन आयन इफेक्ट से देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक एसिटिक एसिड है, ठीक है। इस एसिटिक एसिड के अपने खुद के सोल्यूशन में, अगर मान लो किसी पानी में मैंने सिर्फ एसिटिक एसिड को घोल दिया है तो जहां एसिटिक एसिड डिसॉल्व हो गया होगा वहां 2 तरह के आयंस होंगे, नहीं, CH3CO माइनस एक्वस एज वेल एज H प्लस एक्वस आयन। इन 2 आयंस के अलावा और कोई आयंस नहीं था। फिलहाल जब कोई आयन नहीं था तो ये कुछ परसेंट डिसोसिएट हो गया होगा, कुछ परसेंट डिसोसिएट हो गया। मान लो यहाँ पर डिसोसिएशन 1 है, मान लो मैंने इसका 1 मोलर लिया था शुरुआत में और अल्फा की वैल्यू है, हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लिया तो इसका 1 माइनस अल्फा बचा होगा, ये अल्फा आ गया होगा और ये अल्फा आ गया होगा। इतनी बात समझ आ गई क्या? अब मैंने क्या किया, इसी सोल्यूशन के अंदर मैंने एक सॉल्ट डाल दिया CH3COON, सोडियम एसिटेट। अब सोडियम एसिटेट चूंकि सॉल्ट है, हर सॉल्ट 100% डिसोसिएट करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एसिटेट आयन में टूटा होगा और Na प्लस एक्वस आयन में टूटा होगा। इतनी बात समझ आ रही क्या? इसका मान लो कंसंट्रेशन कुछ भी रहा होगा, है ना। मान लो इसका कंसंट्रेशन मैंने फॉर इंस्टेंस 5 मोलर रख दिया तो अल्टीमेटली ये खत्म हो जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा 5 मोलर, ये भी कितना आ जाएगा 5 मोलर। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या अब इस पूरे इक्विलिब्रियम सोल्यूशन में, पूरे इस सोल्यूशन में, पूरे इस मिक्सचर के अंदर एक आयन कॉमन हो चुका है क्या? है ना, एक आयन कॉमन हो चुका है। कौन सा आयन कॉमन हो चुका है भाई? एसिटेट आयन। कौन सा आयन? एसिटेट आयन। एसिटेट आयन हो गया कॉमन। अब ये जो कॉमन आयन है अल्टीमेटली क्या मैं बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के लिए, ऊपर वाले इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा हो गया। बोलो हाँ या ना, क्या पहले से ज्यादा प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन नहीं हो गया क्या? और क्या हमने ली शेड्यूलिंग प्रिंसिपल में अभी अभी पढ़ा था कि अगर प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये इक्विलिब्रियम किधर जाने लगेगी? किधर जाने लगेगी? बैकवर्ड। और अगर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा रही है तो क्या अब जो डिसोसिएशन है वो पहले से कम हो जाएगा? बोलो है कि नहीं? अगर ये ऊपर वाले रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही है तो इसका क्या मतलब हो गया कि एनायन और कैटायन आपस में जुड़ करके एसिटिक एसिड बनाने लगे, मतलब ये बैकवर्ड जाने लगे, मतलब कि अब उतने आयंस नहीं रहे जितने कि पहले हुआ करते थे। तो क्या अब ये अल्फा की वैल्यू भी अब वो वाली अल्फा नहीं रही है? क्या इसका डिसोसिएशन पहले से कम नहीं हो गया क्या? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ कि अगर आपने कोई सॉल्ट डाल दिया, कोई एक आयन कॉमन कर दिया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया। और अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है तो हमने सीखा था कि कंसंट्रेशन अगर राइट साइड में बढ़ा दिया जाए तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कर जाएगी? बैकवर्ड। और बैकवर्ड शिफ्ट कर जाने की वजह से इनके कंसंट्रेशन, किनके कंसंट्रेशन? अनायन और कैटायन के पहले से कम हो गए। अगर इनका कंसंट्रेशन कम हुआ है तो जाहिर सी बात है इसका कंसंट्रेशन में ये C की वैल्यू, मान लो इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं, C मोलर है तो ये C × 1 माइनस अल्फा है, C अल्फा है और C अल्फा है। तो अगर मैंने बोला कि पहले से कंसंट्रेशन अनायन का कम हो गया और कैटायन का कम हो गया, पहले इसका कंसंट्रेशन कितना था? C × अल्फा घट गया, तो अब C × अल्फा की वैल्यू पहले से कम आएगी, 1 में से जाएगा तो कम। C × अल्फा की वैल्यू पहले से कम आने का क्या मतलब है? C तो नहीं चेंज हो सकता ना भाई, अरे इसका ये C तो नहीं चेंज हो सकता ना, क्या चेंज होगा? अल्फा चेंज होगा, अल्फा चेंज होगा, C तो एक फिक्स वैल्यू है। बोलो, अल्फा पहले से कम हो गया, मतलब पहले अगर अल्फा 90% था तो हो सकता है ये अल्फा 80% के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाए, 0.8 आ जाए। बोलो बात समझ आ गई तो बताना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट कर रही है तो इनका कंसंट्रेशन अब डिक्रीज कर देगा, है ना। हाँ, बैकवर्ड शिफ्ट करने से यहां लिख रहा हूं मैं कि कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिक्रीज। अब इनका कंसंट्रेशन, किसी भी आयन का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? C अल्फा से, C अल्फा से। इसमें कौन सा फैक्टर चेंज नहीं होगा? C नहीं चेंज होगा, तो क्या चेंज हो रहा होगा? अल्फा चेंज हो रहा होगा। अब पहले से ये अल्फा की वैल्यू कम आ जाएगी। बोलो है कि नहीं? ठीक है ना। क्या पूरा का पूरा फंडा समझ आ गया क्या कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का कम कर देता है। सो व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन अगर कॉमन हो गया है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चली जाती है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से कम हो जाता है।
It is decrease in the degree of dissociation of a weak electrolyte due to the presence of a common ion produced from another electrolyte. एक दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से अगर एक कॉमन आयन प्रोड्यूस करा दिया जाए और उसी मिक्सचर में, उसी सॉल्यूशन में डाल दिया जाए जिसमें वो वीक इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ था, तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होने लगेगी. ठीक है ना. तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, इट इज द डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ, याद रखें ये कॉमन आयन इफेक्ट लगता किस पर है, वीक ही इलेक्ट्रोलाइट पर रखेगा. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात भी किसकी होगी, वीक ही इलेक्ट्रोलाइट की. है कि नहीं, है कि नहीं. तो इसका मतलब हो गया ये कॉमन आयन इफेक्ट यानी लीस्ट एटलीयर प्रिंसिपल पर आधारित ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही काम करता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे काम नहीं करता. क्या कॉमन आयन इफेक्ट कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे काम करेगा? नहीं. क्यों नहीं काम करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे टूटता है? इरिवर्सिबली टूटता है. क्या ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रहा है? नहीं. तो क्या इस पर कोई लीस्ट एटलीयर प्रिंसिपल की बात होगी? नहीं. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या कॉमन आयन इफेक्ट लीस्ट एटलीयर प्रिंसिपल पे आधारित है? बोलो हाँ या ना. नहीं नहीं अबे पगलो, हाँ कॉमन आयन इफेक्ट से ही तो, कॉमन आयन इफेक्ट जो लीस्ट एटलीयर प्रिंसिपल के हिसाब से ही तो बता रहे हो भाई. पढ़ जा रहा तो बोलो है कि नहीं. हाँ. तो इट इज डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ another common ion, due to the presence of at least one common ion produced from another electrolyte. पहले बताओ ये बात समझ आ रही है नहीं? क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये बात समझ लो क्या? ठीक है ना. हाँ जी. ओके तो हमने ये सीख लिया. अब एक चीज और सीख लो. अभी तो यहाँ 5 मोलर लिया मैंने. अब मान लो दूसरे केस में एक एसिटिक एसिड इसी सी मोलर पे रखा हुआ था. अब उसमें मैंने 10 मोलर सॉल्ट डाल दिया. कितना मोलर डाल दिया? 10 मोलर. तो पहले से और भी ज्यादा CH3CO- आया होगा, सॉल्ट से आया होगा ना पहले से ज्यादा. तो पहले से और भी ज्यादा प्रोडक्ट साइड में इसके लिए कंसंट्रेशन बढ़ गई. अल्फा और घटेगा तो इसका मतलब और बैकवर्ड गया होगा, अल्फा और घट जाएगा. बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना. क्या ये बात समझ आने लगी? तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो जो कॉमन आयन आपने सोल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस कराया था उसका कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही इस पर लीस्ट एटलीयर प्रिंसिपल के हिसाब से ये इक्विलिब्रियम उतनी ही बैकवर्ड गई होगी, और जितना ये बैकवर्ड जाएगा अल्फा की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी. इज दैट क्लियर? है कि नहीं? तो इस पर मैं एक सवाल ऐसा दे सकता था. देखो एक एग्जाम्पल, ये सवाल समझ आ गया. मान लो मैंने बोल दिया 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, ठीक है, और इसमें मैंने 0.5 मोलर CH3CONA डाला. ठीक है, ये तो एक केस हो गया है ना. कौन सा आयन कॉमन करा है इनमें? बताओ कौन सा आयन कॉमन करा? CH3CO- कॉमन करा है. मैं चाहता तो H+ भी कॉमन करा देता. ठीक है ना. हाँ, और इसमें हमने 0.1 मोलर एसिटिक एसिड ले करके 0.1 मोलर एसिटिक एसिड ले करके इसमें मैंने 0.8 मोलर सोडियम एसिटेट सोल्यूशन डाला, मिक्स कर दिया. ठीक है ना. यहाँ पर जो DOD आया, किसका DOD डिफाइन है? सॉल्ट का थोड़ी डिफाइन होगा. सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग है, किसका डिफाइन होगा? एसिटिक एसिड का. तो DOD ऑफ एसिटिक एसिड पहले केस में अगर अल्फा 1 है और DOD ऑफ एसिटिक एसिड अगर दूसरे केस में अल्फा 2 है, तो बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा कौन सी वैल्यू कम? अल्फा बन जाता है, अल्फा 2 कम. बोलो गधो, नहीं आ रहे समझ? अल्फा 2 ज्यादा होंगी. वाह जी वाह. घर से निकाल के मारूंगा ना एक एक को, बढ़ जाएगा फिर वापस. दिमाग नहीं है रे सही तुम सबका. अभी पढ़ाया, दिमाग सही नहीं है क्या तुम लोग का? यहाँ पर सोडियम एसिटेट कितना लिया तुमने? 0.8 मोलर. तो यहाँ से जो एसिटेट आया होगा सॉल्ट से वो ज्यादा आया होगा ना रे. हाँ, और 0.5 मोलर सोडियम एसिटेट में जो एसिटेट आयन आया है वो पहले से कम आया ना, 0.5 ही आया ना. अभी बात हुई है कि जितना ज्यादा इस कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही उसके इक्विलिब्रियम को, ऊपर वाले रिएक्शन के वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम को वो बैकवर्ड लेके जाएगा. बोलो. अबे यार, पूरी लीस्ट एटलीयर प्रिंसिपल पढ़ने के बाद ये हाल है भाई. लीस्ट एटलीयर प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रोडक्ट साइड में कुछ चीजें बढ़ेंगी तो बैकवर्ड जाएगा. अब प्रोडक्ट साइड में जितना बढ़ाओगे उतना बैकवर्ड जाएगा. ये नहीं समझ आ रहा है क्या? तो यहां पर जो कॉमन आयन आ रहा है, मतलब जो CH3CO- आ रहा है, वो सबसे ज्यादा कहां आ रहा है? ऊपर वाले केस में या नीचे वाले केस में? ऑब्वियसली नीचे वाले केस में. नीचे वाले में कंसंट्रेशन हाई है, तो यहां पर लीस्ट एटलीयर प्रिंसिपल के हिसाब से वो उतना ही बैकवर्ड चला गया होगा. और जितना ये बैकवर्ड जाएगा अल्फा की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? कहां पर अल्फा ज्यादा है? अल्फा 1 या अल्फा 2?
अल्फा 1। अल्फा 1 ज्यादा है अल्फा 2 के मुकाबले। अब भी नहीं समझ आया, पहले बताओ जल्दी, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? कॉमन एंड इफेक्ट क्या है ये समझ गया नहीं समझ गया? अब बताओ जो जो पूछ रहा हूँ, कॉमन एंड इफेक्ट किस पर काम करेगा? वीक पे काम करेगा कि स्ट्रॉन्ग पे काम करेगा? जल्दी बोलो। वीक पर काम करेगा, ठीक है ना, वीक पर काम करेगा। दूसरी बात, कॉमन एंड इफेक्ट किस चीज पर आधारित है, कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है? लीस्ट एटिलियस प्रिंसिपल, लीस्ट एटिलियस प्रिंसिपल, ठीक है ना। अच्छा, किसी एक आयन का कॉमन होना तो कम से कम जरूरी है, हाँ या ना? किसी एक आयन का कॉमन होना जरूरी है ना? या तो कैटायन कॉमन हो जाए, या तो अनायन, या तो दोनों कॉमन हो जाए, तब भी बात चल जाएगी। दोनों कॉमन हो जाएगा मतलब सेम ही सोल्यूशन हो जाएगा। दोनों कॉमन होगा तभी जब दोनों सेम ही नेचर के सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि जितना ज्यादा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही ये इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला बैकवर्ड गया होगा, बोलो है कि नहीं? और जितना ही वो बैकवर्ड गया होगा पहले से उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होता जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बात क्लियर है 100%? हाँ, तो याद रखेंगे कॉमन एंड इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटा देता है। हाँ, मतलब मुझे बताओ, अगर केवल एसिटिक एसिड का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, अगर केवल एसिटिक एसिड का सोल्यूशन पड़ा हुआ था, ठीक है ना, उसमें कोई कॉमन आयन नहीं है, तो वहां पर डिसोसिएशन ज्यादा होगा कि उसके अंदर जब मैंने सोडियम एसिटेट डाल दिया तब ज्यादा आएगा? जब अकेला पड़ा हो तब आएगा। जब अकेला पड़ा हो तब आएगा, बोलो है कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हो क्या? जब केवल अकेले ही एसिटिक एसिड का सोल्यूशन पड़ा होगा, जब प्योर एसिटिक एसिड का सोल्यूशन पड़ा है, तो उसको क्या रोकने वाला कोई फैक्टर है क्या भाई? उसको कोई बैकवर्ड ले जाने वाला फैक्टर है क्या? मतलब वो तो खाली फॉरवर्ड जा रहा है, वो तो डिसोसिएट होना जान रहा है। लेकिन अगर उसके अंदर एक भी आयन तुमने कॉमन करा है, चाहे वो किसी सॉल्ट से ले आओ, चाहे दूसरे एसिड से ले आओ, तब ये बैकवर्ड चला जाएगा। बोलो समझ गए? जल्दी बोलो भाई, है ना। अभी तुमसे तुम्हारे सामने एक सवाल अभी रख रहा हूं, एक बार फोटो लो भाई, ठीक है। मान लो आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है 0.2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग चीजें मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। एक तो 0.2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, इसका डीओडी बताया वो अल्फा है। कितना है? अल्फा 1 है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने देखो क्या डाल दिया, मैंने इसके अंदर डाल दिया है 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड। क्या डाल दिया? अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर डीओडी जो था, किसका डीओडी? डीओडी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक का ही डिफाइन होगा, है ना। ये अगर मान लो अल्फा 2 था, ठीक है ना, तो आपको अल्टीमेटली रिलेशन बताना होगा जब मैं पूछूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने 0.5 मोलर अमोनियम क्लोराइड डाला, और अब जो मैंने है डीओडी इसका चेक किया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब यहाँ जो इस मिक्सचर के लिए बात समझ रहे हो ना, ऊपर वाले केस में कोई मिक्सचर नहीं है, प्योर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। सेकंड केस में क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है। नीचे वाले केस में क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का ही मिक्सचर है, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन में चेंजेस आए हैं। बोलो बात समझ आने लगी तो बता दो, सवाल क्या फ्रेम कर रहा हूँ समझ गए तो बताओ, है ना। अच्छा जी, अब मुझे ये बताना है कि अल्फा 1 अल्फा 2 में रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3? बताइए जी, बताइए। अल्फा 1 सबसे ज्यादा आएगा, कुछ बच्चों ने बोला हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये 100% डिसोसिएटेड है, इसको रोकने वाला कोई फैक्टर नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड केवल और केवल एक ही तरह का रिएक्शन जानता है कि भैया हम तो टूट जाएंगे NH4 प्लस में और OH माइनस में, हमें कोई रोकने वाला फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें NH4Cl से क्या आ चुका है भैया? NH4Cl से क्या आ चुका है? NH4 प्लस आ चुका है और Cl माइनस आ चुका है। कौन सा आयन कॉमन हो गया ऊपर वाले इक्विलिब्रियम से? NH4 प्लस कॉमन हो गया, NH4 प्लस कॉमन, तो यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा होगा, बोलो है ना, CIE लग रहा होगा कॉमन आयन इफेक्ट। अच्छा, अगले केस में भी NH4Cl है जो कि टूटा होगा, किस में टूटा होगा? NH4 प्लस में और Cl माइनस में, बोलो है कि नहीं, है ना, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, अब यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना आएगा इसका? 0.1 ही मोलर आ रहा होगा, बोलो यहाँ पर 0.1 ही मोलर है, और यहाँ पर इसके 1 मोल से 1 मोल आता है, तो 0.5 मोलर से कितना होगा ये? 0.5 मोलर। कॉमन आयन कौन सा है? NH4 प्लस। इसको रेड से ही दिखा रहा हूं मैं, इसको रेड से ही दिखा रहा हूं। आई होप कि ये कलर कोड समझ रहे हो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। जो आयन कॉमन उनको सेम कलर से दिखा दिया। अच्छा, कहां पर कंसंट्रेशन हाई था? यहाँ पर, तो उतना ही ये बैकवर्ड जाएगा, बोलो। कॉमन आयन लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये बैकवर्ड जाएगा। जितना कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना बैकवर्ड जाएगा, जितना बैकवर्ड जाएगा अल्फा की वैल्यू उतनी ही कम होने जाएगी, बोलो। इसमें एक चीज और जोड़ता हूं, जिसके पास दिमाग होगा वही बता पाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं कि इनके पास दिमाग है कि एक चीज और, कि अगर मैंने इसमें 0.5 मोलर सपोज अमोनियम सल्फेट ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? अमोनियम सल्फेट सॉल्ट, है ना। अब मैंने डीओडी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड चेक किया, ये अल्फा 4 आ गया। कितना आ गया ये? अल्फा 4। बात को समझने की कोशिश करना। बताओ सॉल्ट कौन सा लिया तुमने? बताओ सॉल्ट कौन सा लिया है? अमोनियम सल्फेट। अच्छा, ये अमोनियम सल्फेट टूटेगा
तो बताओ कैसे टूटेगा, किस रेशियो में टूटेगा, जल्दी बोलो किस रेशियो में टूटेगा। 2:1, 2:1, 2 मोल्स ऑफ NH4 प्लस आयन फर्निश होंगे और 1 मोल सल्फेट आयन फर्निश होगा। बोलो है कि नहीं भाई। अच्छा इसका कंसंट्रेशन शुरुआत में कितना लिया गया, 0.5, बोल दो 0.5, बोलो है कि नहीं, 0.10 ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा, 2 × 0.5, बोलो है कि नहीं, मतलब 0.1 मोलर आ गया, नहीं तो ये तो 1 मोलर आ गया, 1 मोलर आ गया, बोलो हाँ या ना, बोलो। अब मुझे बताओ भाई, हर जगह का अल्फा आपको नोन है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। नाउ जस्ट टेल मी कि कहां पर अल्फा की वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी और कहां पर अल्फा की वैल्यू सबसे लोएस्ट मिलेगी, टेल मी, जल्दी बोलिए भाई। पहले वाले केस में देयर इज नो कॉमन एन इफेक्ट, बोलो है ना, नो कॉमन एन इफेक्ट है ना। लेकिन इन तीनों केस में आपने क्या देखा कि इसमें कॉमन एन इफेक्ट लग रहा होगा, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा होगा। और जैसे जैसे नीचे वाले केसेस में जा रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, बोलो है कि नहीं, जैसे जैसे नीचे वाले केसेस में जा रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, ये उतना ही बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा उस इक्विलिब्रियम को। कौन से इक्विलिब्रियम को, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले इक्विलिब्रियम को, है ना। ये खुद तो सॉल्ट है ना, ये खुद तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं करते ना, वो इस इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे ना। तो अब मुझे बता दिया जाए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ऑर्डर क्या रहा है, डीओडी का ऑर्डर क्या रहा है, डीओडी का ऑर्डर क्या रहा। पहले वाले केस में जिसने किसी को नहीं रोका, अल्फा 2, जहां कोई नहीं था रोकने वाला, तो मैक्सिमम मिलेगा। अब इन सब में सबसे लो कंसंट्रेशन किधर है, पहले वाले केस में, तो अल्फा 2, फिर मिलेगा अल्फा 3 और फिर मिलेगा अल्फा 4। बोलो भाई कॉमन एन इफेक्ट और ये लॉजिकल सवाल समझ आ रहे तो बताओ, है ना। कॉमन एन इफेक्ट और ये लॉजिकल सवाल समझ आ रहे तो बताओ, ठीक है। एक चीज और आपको, एक और क्वेश्चन यहाँ पर देता हूं मैं, कि अगर मान लो ये सवाल होता कि आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। अब बताओ इसमें कौन कौन से आयन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कौन कौन से आयन आ रहे हैं, NH4 प्लस OH नेगेटिव, OH भाई। यहाँ कौन सा आयन कॉमन कराया मैंने, कौन सा आयन कॉमन कराया, OH नेगेटिव, NH4 प्लस। हम चाहते तो OH माइनस भी तो कॉमन करा सकते थे। OH माइनस किससे मिलता है, बेस से। हाँ, तो इस वीक बेस के अंदर एक दूसरा बेस डाल दो, बोलो कोई दूसरा बेस डाल दो, है कि नहीं। मान लो मैंने NaOH डाल दिया, ठीक है ना, 0.1 मोलर NaOH डाल दिया। और अब मैंने DOD किसका निकाला, बताओ किसका निकाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका डिफाइन होता है, वीक वालों का। NaOH तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस है, कल पढ़ा था हमने, है ना। तो इसका DOD अगर मान ली कि अल्फा 1 है, और जब इसके अंदर आपने, समझिएगा जरा, जब इसके अंदर आपने 0.05 मोलर, है ना, सपोज आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, क्या डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपने यहाँ DOD चेक किया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का DOD अल्फा 2 मिला। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2, जस्ट टेल मी व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2। काफी अच्छा सवाल है, ठीक है ना, आप सोच के बताएंगे भाई, है ना। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं भाई, ये रात के 12:30 बजे की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना। कुछ बच्चे इस टाइम पर भी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं भाई, तो उनके थ्रू ही इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जो भी हमारे पास समय मिलता है भाई, उसमें ये हम काम कर रहे होते हैं, कुछ बच्चों को हेल्प कर रहे होते हैं। हाँ जी बताओ, पता चल गया, बोलो अमन। अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2, ओके। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। केस 1, व्हाट इज केस 1, कौन सा मिक्सचर है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है। कौन वीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है। ये कैसे टूटेगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा, NH4 एक्वस, NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, बोलो है कि नहीं। इसके अंदर आपने क्या मिला दिया है भाई, क्या मिला दिया, NaOH। NaOH स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है। क्या ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा, नहीं। किसमें टूट जाएगा ये, Na प्लस एक्वस में और OH माइनस एक्वस में। इतनी बात समझ आ गई क्या। नाउ जस्ट टेल मी, इसके कंसंट्रेशन के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब सेम ही कंसंट्रेशन मिला इस वाले केस को भी और इस वाले केस को भी, बोलो हाँ कि ना, सेम ही कंसंट्रेशन मिला होगा। अब यहाँ पर NaOH कितना लिया गया था, 0.1, तो यहाँ से भी ये कितना आएगा, 0.1 मोलर। ये आयन तो कॉमन था ना, अरे क्या करवा रहे हो, ठीक है। हाँ, कौन सा आयन कॉमन है, जल्दी बोलो, OH माइनस कॉमन है, तो ये भी आएगा 0.1 मोलर। ये आयन कॉमन हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गई होगी, है ना। और जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चली गई, वापस से इक्विलिब्रियम आ गई है, तब DOD कितना देखा गया, अल्फा 1, यही बताया गया। अब अगले केस में क्या होगा, आपने कौन सा बेस लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये कैसे टूटेगा बच्चों, Ca2 प्लस में और 2OH माइनस में
अच्छा CaOH वोल्ट वाइज का कंसंट्रेशन कितना लिया गया जल्दी बोल दो 0.05 मोलर, और जब ये खत्म हो जाएगा तो Ca2 प्लस बी इतना ही रहेगा 0.05 मोलर, लेकिन 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 OH माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.05 मोलर, बोले तो 0.1 मोलर। तो यार यहाँ पे भी तो OH माइनस का कंसंट्रेशन इतना ही आया 0.1, बोलो। तो इसका मतलब जितना इसको बैकवर्ड इसने शिफ्ट किया उतना ही बैकवर्ड इसने भी शिफ्ट किया, बोलो। बराबर। हाँ, सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2, दोनों बराबर। नहीं आया अभी समझ, नहीं आया अभी समझ, ये काफी अच्छे लेवल के सवाल है। सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि कॉमन एंड इफेक्ट की डेफिनेशन खाली पढ़ने से काम नहीं चलता है। कई बच्चे खूब जानते हैं कॉमन एंड इफेक्ट, खूब जानते हैं, सवाल ऐसा लॉजिकल दे देगा तो बनेगा उनसे कभी, समझना भी तो पड़ेगा कॉमन एंड इफेक्ट कहते किसको हैं, समझ गए, बोलो, है ना। हाँ, एक बार कॉपी करें फिर आपको एक आध और बात बताता हूँ। हमने सीख लिया है, अल्टीमेटली हमने कॉमन एंड इफेक्ट के बारे में बिल्कुल ढंग से सीख लिया है। ये सीखा है कि कॉमन एंड इफेक्ट लगता है वीक वालों पर, स्ट्रॉन्ग वालों पर नहीं लगता है, ठीक है ना। और तभी लगेगा जब एक आयन कॉमन हो जाए। जैसे मान लो अभी अभी हमने क्या सीखा, अगर अपने पास वीक बेस है, अगर अपने पास वीक बेस है तो बच्चे वीक बेस जैसे अभी अभी हमने कौन सा देखा था, NH4OH देखा था, ठीक है ना। वीक बेस NH4OH है, तो इसमें आप क्या मिक्स कर सकते हो, वीक बेस को मिक्स कर सकते हैं किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग बेस से, बोला है कि नहीं। तो कॉमन एंड इफेक्ट काम करने लगेगा। जैसे इसके अंदर NaOH मिक्स कर दो, KOH मिक्स कर दो, MgOH वोल्ट वाइज मिक्स कर दो, स्ट्रॉन्ग या वीक जो भी मिक्स कर दो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तब भी काम करेगा, काम तो करेगा ना, एटसेट्रा। या फिर आप इसी वीक बेस के अंदर दूसरा आप और क्या मिक्स कर सकते थे, सॉल्ट मिक्स कर सकते थे, बोलो, है कि नहीं। कॉमन एंड इफेक्ट लगाने के लिए या तो आप वीक बेस के अंदर एक ऐसा सॉल्ट मिक्स कर दो यार, एक ऐसा सॉल्ट मिक्स कर दो जिसमें इसका कटायन कॉमन हो जाए। जैसे आपने देखा था NH4OH से हम NH4 प्लस कॉमन करा सकते थे NH4Cl का सॉल्ट डाल करके, है ना, NH4 वोल्ट वाइज SO4 डाल करके, अमोनियम नाइट्रेट डाल करके, एटसेट्रा एटसेट्रा केसेस, बोलो ये बात समझ आ गई। तो क्या ये कॉमन एंड इफेक्ट काम कर रहा है ना। कॉमन एंड इफेक्ट वीक बेस में कैसे काम कर सकता है, वीक बेस प्लस अनदर बेस का मिक्सचर, या फिर वीक बेस प्लस ऐसा सॉल्ट जिसमें कटायन कॉमन हो जाए, ऐसा सॉल्ट जिसमें कटायन कॉमन हो जाए, बोलो भाई, क्लियर है ना। ये सारी बातें आगे आने वाली है, बता रहा हूँ, पीएच कैलकुलेशन में ये सारी बातें आएंगी। और अगर हमें वीक एसिड के अंदर कॉमन एंड इफेक्ट देखना था बच्चे, तो वीक एसिड क्या फर्निश करता है, एक H+ और एक अपना एक अनायन, है ना, एक अपना अनायन फर्निश करेगा। तो वीक एसिड में कॉमन एंड इफेक्ट लगाने का एक तरीका है कि इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या दूसरा वीक एसिड मिक्स कर दो, है ना, कोई भी एसिड प्लस एसिड, है ना, चाहे वीक एसिड के साथ वीक एसिड मिक्स करो, चाहे वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करो, है कि नहीं भाई, बात तो समझ आ रही होगी ना, बात तो समझ आ रही ना। तो एसिटिक एसिड है, मान लो मैंने दूसरा इसके अंदर HCl डाल दिया, मान लो HNO3 डाल दिया, मान लो H2SO4 डाल दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ पर कॉमन इफेक्ट काम कर रहा है। मतलब अब क्या हो गया कि आपके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि कहाँ कॉमन इफेक्ट काम कर रहा है और कहाँ पर कॉमन इफेक्ट काम नहीं कर रहा, समझ गया या नहीं समझ गया। दूसरा केस ये हो सकता था कि इसी वीक एसिड के अंदर एक ऐसा सॉल्ट मिला दिया जाए जिसमें अनायन कॉमन हो जाए, बोलो, है ना। यहाँ पर सॉल्ट ऑफ कैटायन लिया हमने, सॉल्ट ऑफ कैटायन ऑफ वीक बेस लिया, बोलो, है कि नहीं, सॉल्ट ऑफ कैटायन ऑफ वीक बेस। और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, सॉल्ट ऑफ अनायन ऑफ वीक एसिड, बोलो, है कि नहीं भाई, अनायन के वीक एसिड का हाँ, वीक एसिड के अनायन का सॉल्ट। जैसे मान लो एसिटिक एसिड के अंदर आपने एसिटेट आयन कॉमन करा दिया, कौन से सॉल्ट से, सोडियम एसिटेट से करा दिया, है ना, पोटेशियम एसिटेट से करा दिया, है ना, या फिर मैग्नीशियम एसिटेट कैल्शियम एसिटेट से करा दिया, बोलो भाई, बात समझ आने लगी है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, कॉमन एंड इफेक्ट क्लियर हो गया ना। और प्लीज भ्रम ये मत दिमाग में बिठा लेना कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस ही चाहिए, मतलब वीक बेस के अंदर OH माइनस कॉमन कराने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस लेना, नहीं, वीक बेस प्लस वीक बेस से भी काम चल जाएगा, वीक बेस प्लस वीक बेस, हाँ, उसमें कुछ तो डिसोसिएशन हुआ होगा, लेकिन कॉमन एंड इफेक्ट उतना काम नहीं करेगा जितना कि स्ट्रॉन्ग के केस में काम करेगा, बोल दो हाँ कि ना, बात समझ आ रही तो जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही, कॉमन एंड इफेक्ट बिल्कुल समझ आ गया अच्छे से, ठीक है ना। तो कॉमन एंड इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को घटाता है और डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बढ़ाता है, बोलो, बढ़ाने घटाने दोनों तरीका सिखा दिया, है ना, बढ़ाने घटाने दोनों। एक और तरीका है कॉमन एंड इफेक्ट, मतलब एक और तरीका है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बढ़ाने का, और वो है आपका ऑड आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट, है ना, ये एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा जनरली, ठीक है। ऑड आयन इफेक्ट समझते क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई वीक बेस है लाइक NH4OH, आपने अभी भी देखा है कि NH4OH टूटेगा NH4 प्लस में और OH माइनस। सपोज देखो, मैं लिखूं ना लिखूं, आप समझ जाना ये एक्वस फेज में ही सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, लिखो या ना लिखो, है ना, समझ जाना ये एक्वस फेज में चल रहा है। अब मैंने क्या किया,
मैंने देखा कि यार ये जो एक अनायन बन रहा है ना OH माइनस, इसको अगर मैं निकालने लगूं, देखो ये भी ली शेड्यूल प्रिंसिपल पे ही आधारित है। ली शेड्यूल प्रिंसिपल के हिसाब से प्रोडक्ट साइड में कुछ बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा तो अल्फा घटेगा। बोलो, अगर किसी तरीके से इस इक्विलिब्रियम को मैं फॉरवर्ड ले आऊं, किसी भी तरीके से इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले आऊं, तो क्या अल्फा नहीं बढ़ जाएगा? अल्फा नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। क्या किया जाए कि भाई साहब इस OH माइनस को खत्म कर दिया जाए, इस OH माइनस को खत्म किया जाए। OH माइनस का दुश्मन कौन? H प्लस। OH माइनस का दुश्मन कौन? H प्लस। कहां से आएगा वो? एसिड से। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? तो मैंने क्या किया, इस वीक बेस के अंदर एक एसिड HCl ले लिया। कितना ही आसान सा कंसेप्ट है भाई, लॉजिकल है, रटना कुछ नहीं। हाँ, तो ये 100% टूट के H प्लस में और Cl माइनस में बदल जाएगा। बोलो जी, है कि नहीं? है ना? अब जैसे ही सॉल्यूशन में कुछ H प्लस आ गए, वो क्या करेंगे कि जो वीक बेस से आने वाला OH माइनस था उसको खा जाएंगे, उसको खत्म कर देंगे, मार देंगे उसको, है ना? तो ये क्या होगा? कम होने लगेगा, कम हो जाएगा। बोलो, है ना? अब जब ये कम हो जा रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड, तो इसका मतलब ली शेड्यूल प्रिंसिपल के हिसाब से ये ऊपर वाली इक्विलिब्रियम किधर भागने लगेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर ऊपर वाली इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड भागने लगी तो इसका पहले जितना भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था जब ये अकेले पड़ा था, तो जितना भी था अब तो उससे ज्यादा मिलने लगेगा, अब तो उससे ज्यादा मिलने लगेगा। मतलब एक केस ऐसा है जहां केवल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एक केस ऐसा है जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एसिड मिलाया गया था। तो कहां अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा टूट जाएगा भाई, ज्यादा डिसोसिएट होगा? अकेले में जहां एसिड मिला गया। कंसेप्ट समझ आ गया? समझ आ गया? बोलो, है ना? तो ये फॉरवर्ड जाएगा, जिसके वजह से डीओडी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंक्रीज, है ना? लाइकवाइज इसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी वीक एसिड का अल्फा बढ़ाना था, तो एक तो तरीका था पानी डाल दीजिए, है ना? एक तरीका है कि इस वीक एसिड के अपने एक्वस सॉल्यूशन में थोड़ा सा बेस डाल दो, थोड़ा सा बेस डाल दो। मतलब समझ लो वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, फॉरवर्ड लेके आ जा रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना? तो ये टूटेगा कैसे? CH3CO माइनस और H प्लस में, है कि नहीं? इस तरीके से ये टूट जाएगा, है ना? अब इसका अपना कुछ अल्फा रहा होगा भाई, इस वक्त इसको किसी ने छेड़ा नहीं है, अपनी इक्विलिब्रियम आ चुकी है और उस वक्त डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लीजिए अल्फा है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक बेस डाल दिया। क्या डाल दिया? बेस। अब ये बेस क्या करेगा भाई प्लस साहब? OH नेगेटिव, Na प्लस दे देगा और OH माइनस। OH OH माइनस किसको खा जाएगा भाई? H प्लस को। किसको खा जाएगा? H प्लस को, है ना? तो ये हाँ, इसको उड़ाने लगेगा, है ना? इसको उड़ाने लगेगा, तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी ऊपर वाली। बोलिए हाँ या ना? ऊपर वाली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। और अब ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड। और अगर ये इक्विलिब्रियम अब पहले से फॉरवर्ड जा रही है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि पहले का अल्फा और अब का अल्फा अलग होगा? एसिटिक एसिड जब अकेले पड़ा है तो कुछ अलग परसेंटेज टूटा हुआ था, लेकिन जैसे उसमें बेस डाला, उसने H प्लस को हटाया, इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके फॉरवर्ड ले जाने लगा, तो क्या अब अल्फा पहले से बढ़ जाएंगी? बोलो, है ना? तो अब हम समझ चुके हैं कि ऑड आयन इफेक्ट इंक्रीजेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बोलो, है ना? ऑड आयन इफेक्ट इंक्रीजेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कंसेप्ट क्लियर है? 100%, है ना? समझ लो नहीं? है ना? हाँ, समझ जाओ, इन चीजों को समझ लो। हाँ, तो जब ये धीरे धीरे H प्लस खत्म हो लगेगा, ये फॉरवर्ड जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है ना? ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बनता, इस पर भी बनाना बनता है। देखना जरा, एक एग्जांपल बना रहा हूँ मैं कि अगर अपने पास 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, ठीक है, और इसमें DOD चेक किया गया तो अल्फा 1 है, और एक दूसरा सोल्यूशन है, B सोल्यूशन है, जिसमें आपने क्या किया है, 0.2 मोलर NaOH लिया, या ऐसे समझ लो 0.005 मोलर, थोड़ा सा बेस ले लिया, है ना, और आपने इसको मिक्स कर दिया इसी 0.1 मोलर एसिटिक एसिड में। तो अब DOD चेंज हो गया था और DOD की वैल्यू हो गई थी अल्फा 2। जस्ट टेल मी कहाँ पर अल्फा ज़्यादा मिलेगा? अल्फा 2। अब एक और ऑप्शन बना दूँ, एक और ऑप्शन बना दूँ कि अगर मान लीजिए 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने मिला दिया 0.1 ही मोलर, है ना, या 0.0105 मोलर सोडियम एसिटेट, और अब DOD चेक किया तो अल्फा 3 आया। अब DOD चेक किया तो अल्फा 3 आया। बताना है कि कहाँ पर अल्फा ज़्यादा, कहाँ कम। बताइए अल्फा का ऑर्डर। अल्फा 2 ज्यादा।
अल्फा 1 अल्फा 2 फिर अल्फा 1 सबसे ज्यादा कौन है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जल्दी बताओ। अल्फा 2 सबसे ज्यादा अल्फा कौन सा होगा? जल्दी बताओ गधों। अल्फा 2 फिर उसके बाद अल्फा 1 फिर उसके बाद अल्फा 3। क्या पढ़ रहे हो बे घर पे रह करके? नींद आ रही है क्या तुम लोग को? गधे हो क्या बिल्कुल? हाँ, घर से निकाल के मारूंगा एक एक को। क्या पढ़ रहे हो बे? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उल्टा सीधा आंसर लिख रहे हैं सब। नहीं समझ आ रहा है? ये एसिडिक एसिड है और ये क्या है? NaOH। ऑड एंड ऑड एन इफेक्ट लग गया इसमें। गधों, पहले को कैसे बोल दे रहे हो भाई? पहले को कैसे बोल दे रहे हो? नहीं समझ आ रहा है? इसमें ऑड एन इफेक्ट लग गया। नीचे वाले में क्या कॉमन हो गया है? नीचे वाले में क्या कॉमन हो गया है? नीचे में एसिटेट है। समझ नहीं आ रहा? ऊपर वाले में कुछ कॉमन था क्या? बी केस में तो काहे को कम आएगा भाई? काट इस वाले में क्या है? कॉमन एन इफेक्ट। कॉमन इफेक्ट। इतना सिखाने के बाद भी गलत बोलोगे तो फिर गुस्सा नहीं आएगा क्या? ऊपर भी लग रहा है क्या कोई? ऊपर भी लग रहा है क्या कोई इफेक्ट? देयर वाज नो इफेक्ट, देयर वाज नो इफेक्ट, देयर वाज नो इफेक्ट। बोलो, अब समझ आ रहा है क्या? ऑड एन इफेक्ट क्या करेगा? अल्फा को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? अल्फा 2, फिर अल्फा 1 और फिर अल्फा 3। समझ गए तो बताओ गधों, समझ गए? है ना? कुछ भी बोल देते हो भाई, तुम सब नशे में हो क्या? ऐसा लग रहा है भाई रात जैसे जैसे मतलब घनी रात होते जा रही है वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्लियर है कंसेप्ट? बोल दो। ऑड एन इफेक्ट कॉमन इफेक्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो जी, इन चीज़ों को आप सीख लीजिए। वैसे भी आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, आज इतना ही रखने में।